हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। तो आज जो हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के एमसीक्यूज़ हैं। तो आज मैंने सिर्फ 30 एमसीक्यूज़ लाए हैं जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हमारे जीके एसएसबी ने पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एंड कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल एड्रेस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। स्पेशल एड्रेस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तो वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 19, सेक्शन 8, सेक्शन 21 या फिर सेक्शन 5। तो स्पेशल एड्रेस के लिए कौन सा सेक्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए? तो वो है हमारा सेक्शन 21। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको सारी सेक्शंस पढ़नी है डिटेल में तो आप एक बुक खरीद लीजिएगा। वो काफ़ी अच्छी बुक है, मुकेश KR शर्मा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। इसकी 2 वॉल्यूम्स है, आप दोनों वॉल्यूम खरीद लेना, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। पहली वॉल्यूम में आपको मिलेगा जो भी हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर का उसके बारे में, एंड देन सेकंड वाला जो है वो आपको मिल जाएगा अबाउट आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके आगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। Who among the following person may nominate 2 member to the legislative assembly? कौन 2 members को nominate कर सकता है legislative assembly के जम्मू एंड कश्मीर की टू गिव रिप्रेजेंटेशन? वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कौन नॉमिनेट कर सकता है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट है? तो इनमें से कौन है जो कर सकता है नॉमिनेट वुमेन को जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो कर सकता है हमारे गवर्नर जी, वो कर सकते हैं, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 2 मेंबर्स, वुमेन के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये हमारे कौन से सेक्शन में है? ये हमारे सेक्शन 15 में है। सेक्शन 15 जो है हमारा वो रिलेट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन तो दी जाएगी और नॉमिनेट कौन करेगा? हमारे गवर्नर करेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे एंड उनको नॉमिनेट करेंगे 2 वुमेन्स को। एंड ये कहाँ पे लिखा गया है? हमारी सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। सेक्शन 15 इक्वल टू वुमेन। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है द चीफ Minister of the UT of Jammu and Kashmir shall communicate all decision of the Council of Minister related to administration of the affair of the UT and proposal legislation to। मतलब कि चीफ मिनिस्टर जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो कम्युनिकेट करेगा सभी डिसीजन जो भी वो लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करेगा। फिर वो अपना प्रपोजल इनमें से किसको देगा? क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को देगा, क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देगा या फिर वो प्रेसिडेंट को देगा? तो वो किसको जो है प्रपोजल देगा? तो वो देगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही चल रहा है, तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, without prejudice to subsection 3 of section 14 of Jammu and Kashmir Reorganization Act, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कितनी दी गई है? जब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था उसके बाद जो सीट्स हैं वो कितनी बढ़ गई थी? जो सीट्स हैं वो बढ़ी थी क्या? 121, 120, 110 या 140? तो ये आपको देखो सीट्स के रिलेटेड अगर पूछे तो वो है हमारी सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी सेक्शन जो है वो रिलेट करती है अबाउट द सीट्स की रिजर्वेशन के लिए। तो वो है हमारी, देखो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था तो हमारी पहले 107 सीटें थी, बढ़ के कितनी हो गई? 114 होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं अबाउट द जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में। देखिए पहले जो थी ना सीट्स
जी जो थी वो हाँ 107 थी, बढ़ के कितनी होगी 114 हो गई, जिसमें 46 जो थी वो कश्मीर की थी एंड जो 37 जो थी वो जम्मू की सीट्स थी। ओके, तो टोटल सीट्स तब कितनी थी 83 हो गई। तो जो 83 में से जो 24 सीट्स थी जो 107 बनाती थी वो किसके पास थी, पीओके के पास थी। जब डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई थी उससे पहले जो जम्मू कश्मीर की सीट्स थी वो थी 107, जो जिसमें हमारी 46 जो थी वो कश्मीर डिवीजन की थी एंड 37 जो थी वो हमारी जम्मू डिवीजन की थी। इसके बाद जो है टोटल सीट्स 83 जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें कि जो 24 थी वो कहाँ की थी, वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की थी, तो इसीलिए टोटल 107 थी। इसके बाद जब हमारी सीट्स बढ़ गई 114 हो गई, तो जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर को टोटल सीट्स 90 मिलती है, 90 यानी कि जिसमें कि 46 सीट्स जो हैं 46 सीट पहले थी जो कश्मीर डिवीजन की, उसमें एक सीट बढ़ा के 47 कश्मीर की हो जाती है एंड 43 सीट्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन की हो जाती हैं। तो टोटल सीट्स कितनी हो जाती है 114 एंड 24 जो होती है वो पहले से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं। डीलिमिटेशन कमीशन कब बिठाई गई थी, एक क्वेश्चन जो है ये प्रीलिम्स में लास्ट टाइम पूछा गया था कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कब बिठाई गई थी, तो बिठाई गई थी 6 मार्च 2020 में सेटअप की गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मार्च में जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो सेटअप हुई थी। ओके तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। देखिए 1934 में सबसे पहले लेजिस्लेचर ओपन हुआ था जो कि हरि सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी। हरि सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी कि किस तरीके से जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनेगी। उस टाइम पे जो था यूनिकैमरल सिस्टम होता था, बाई कैमरल सिस्टम नहीं होता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, प्रजा सभा होती थी, प्रजा सभा होती थी। इसको जो है 1934 में शुरुआत की गई थी बाय हरि सिंह। देखिए यहाँ पे यूनिकैमरल है, फिर उसके बाद आके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1957 में, तब जो है बाई कैमरल सिस्टम बन जाता है, बाई कैमरल सिस्टम बन गया, बाई कैमरल सिस्टम बन गया। फिर उसके बाद जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है जम्मू एंड कश्मीर में, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस भी था। उसके बाद जो है जैसे ही JND के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके बाद फिर से जम्मू एंड कश्मीर में यूनिकैमरल सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट किया गया। ओके पहले जो था यूनिकैमरल ही था, उसके बाद बाई कैमरल हुआ, देन उसके बाद फिर से यूनिकैमरल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में बाय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। सीट्स बढ़ गई। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन तो बिठाई गई थी, तो वो किसके अंतर्गत बिठाई गई थी, यानी कि उसको हेड किसने किया था, हेड किसने किया था, तो वो किया था रंजना प्रकाश देसाई ने, रंजना प्रकाश देसाई ने इसको हेड किया था। ओके तो वो जो थी वो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद उन्होंने इसी को हेड, इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन को हेड किया था, जो मई 2020 में जो है एनफोर्स हो गई थी डीलिमिटेशन कमीशन। मार्च 6 में उसकी बैठक हुई थी एंड 2020 मई में उसकी एनफोर्समेंट हो गया था डीलिमिटेशन कमीशन का। ओके इसके बाद जो है दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के अपने हाई कोर्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके तो उसके बाद जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है लॉ पास करती है एनी पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू एनी स्पेसिफिक मैटर इन द स्टेट लिट एक्सेप्ट, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को अधिकार है कि वो कोई भी लॉ पे बिल पास कर सकती है जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होगा, बट वो कौन से इनमें से कौन से पे नहीं कर सकती। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, लैंड टैक्स ऑन स्टेट ड्यूटी, लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेजेस। तो कौन सी पे नहीं कर सकती, तो वो कर सकती नहीं है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। सी देखिए स्टेट लिस्ट अगर आपसे पूछे कि हमारे
इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ हमारे लिस्ट है जो कि हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आ जाता है यूनियन लिस्ट, एंड एक आता है स्टेट लिस्ट, एंड एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे यूनियन सेंटर काम करता है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट काम करता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे दोनों काम करते हैं। तो आपने करेंटली जितनी भी हमारी स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आपको देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, जो हमारी ये लिस्ट सिस्टम है ना, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, जिसमें फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी। ओके, चलो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन में total number of seats legislative assembly union territory to be filled by the person chosen by direct election। तो कौन सी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं 2019 एक्ट में, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बोला गया था कि चूजन जो भी पर्सन वहाँ पे चूज़ किए जाएंगे बाय डायरेक्ट इलेक्शन, तो कितने पर्सनस को चूज़ किया जाएगा? 101 को, 120 को, 107 को, या फिर 124 को? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ 107। तो 107 इसीलिए है क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन से पहले चुने गए जो मेंबर्स हैं वो हैं। उसके बाद 114 जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद मेंबर्स जो हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 107। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन, तो आपका आंसर हो जाएगा 114। सो यहाँ पे ओशन नहीं है, यहाँ पे है हु शेल नॉट वोट। हु शेल not vote in the first instant in the legislative assembly but shall have and exercise a casting vote in case of inequality of road inequality अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अभी देखिए, इसमें बोला गया है कि कौन सा जो है इनमें से वोट नहीं कर सकता फर्स्ट टाइम पे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर इन केस जैसे दो पार्टीज हैं, दोनों को 50-50 जो है वोटिंग मिल गई है, उस टाइम पे वो वोट कर सकता है कि किसी एक पार्टी को जिताया जा सके। ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है, कौन सा है इनमें से जो वोट कर सकता है? डेप्यूटी स्पीकर है, या पर्सन एक्टिंग एज सच, या चीफ मिनिस्टर है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो वो कौन है? वो है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो है उसको राइट टू वोट का अधिकार होता है जबकि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इक्वालिटी नहीं हो रही होती है, जैसे सपोज कि एक जो है 50, जैसे ए पार्टी जो है एक डिसीजन पे पहुंचे तो उनके 50 वोट्स थे, एंड बी पार्टी जो है वो भी कोई डिसीजन पे पहुंचे तो उनके भी 50-50 वोट्स थे, तब जो है स्पीकर जो है इन दोनों में से किसी एक पार्टी का साथ देता है और उसको जिताता है। ठीक है, तो वो कास्टिंग वोट किसका है? स्पीकर और एक्टिंग पर्सन, यानी कि अगर स्पीकर नहीं है उसकी जगह कोई भी अगर स्पीकर बना है या फिर उसकी जगह एक्टिंग स्पीकर बना हुआ है तो वो वोट कर सकता है। Who shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, डेप्यूटी स्पीकर है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है? इनमें से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। नेक्स्ट है, एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसमें कितने सेक्शंस हैं और उसमें कितने शेड्यूल्स हैं वो आपको बताने हैं। क्या 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल हैं? 105 सेक्शन है, 7 शेड्यूल हैं, 107 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है, 107 सेक्शन है और 5 शेड्यूल है। तो कितने सेक्शंस और कितने शेड्यूल हैं? तो वो है हमारे 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, देखिए शेड्यूल वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ना कि सिर्फ हमारे रीऑर्गेनाइजेशन से एक्ट से पूछे जाएंगे बल्कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है उससे भी पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है यूटी
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्रीज के बारे में। थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है ओथ एंड एफर्मेशंस के बारे में। और उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जो कि सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये 5 शेड्यूल हैं, इन सब 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि हमारे पार्ट कितने हैं। देखिए पार्ट कितने हैं हमारे, पार्ट हमारे कितने हैं? पार्ट 14 पार्ट है, 103 सेक्शंस हैं और 5 क्या है? शेड्यूल है। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, अंडर विच शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में जो जितने भी सेंट्रल लॉज के बारे में बताया गया है कि अब से वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन से शेड्यूल में है? तो वो है हमारे ऑप्शन डी, दैट इज 5th शेड्यूल। मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, तो वो कौन से शेड्यूल में है? तो वो 5th शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन 2019 इंट्रोड्यूस किया कुछ चेंजेस स्टेट्स में या यूटी सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से शेड्यूल से रिलेट करता है, कौन से शेड्यूल को अमेंड करना पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या फर्स्ट शेड्यूल को, सेकंड शेड्यूल का, थर्ड शेड्यूल का या फिर फोर्थ शेड्यूल को? तो वो करना पड़ता है हमारे फर्स्ट शेड्यूल को, तो वो करना पड़ता है हमारे फर्स्ट शेड्यूल को, यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंड फर्स्ट शेड्यूल तो है, तो इसके आर्टिकल्स कौन कौन से रिलेट करेंगे? ये पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 4, 1 to 4 है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, आर्टिकल 1 to 4 को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो क्या बताता है? इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल 1 बताता है इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल 1 जो है उसने टेरिटरीज इंडिया की जो है उसे क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, जिसमें उन्होंने बोला गया है टेरिटरीज स्टेट्स की, टेरिटरीज यूनियन टेरिटरी की, और टेरिटरीज वो वाली टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ने कभी एक्वायर की है। तो अब से जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आर्टिकल 1 to 4 से भी जो है 1 आर्टिकल से भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमारा जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था तो वो कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है? तो वो आर्टिकल 3 से करता है। आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि दे कैन डिमिश द एरिया, दे कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट या यूटी, या दे कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट या यूटी। तो हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 से रिलेट करता है। ओके, तो ये सब थे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में है, आपको जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेट करते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच सेक्शन, जो सेक्शन 9 है जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वो कौन से मतलब चीज़ से रिलेट करती है? एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर से, अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल से, अमेंडमेंट ऑफ 2nd शेड्यूल से, या सेविंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। सो इसका जो है जो 12 का है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 9 है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो वो रिलेट करती है हमारे एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर से। तो ये जो है एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर कौन सी सेक्शन से है? हमारी सेक्शन 9 से। एंड ये पार्ट कौन से रिलेट करता है? पार्ट 3rd ऑफ द
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, पार्ट थर्ड एंड सेक्शन 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्लॉज या सेक्शन है जो JNK के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी जो है सेक्शन डील करती है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली से? तो सेक्शन 35 है, 34, 36 या 39। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सेक्शन जो 35 सेक्शन है वो डील करती है इस चीज़ के साथ। तो आपको ये सेक्शंस जो है ये सारी याद रखनी है कि कौन सी सेक्शन किससे रिलेट करती है। ओके अगर हम देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के बारे में। एक सेकेंड, ये वाला 5th क्वेश्चन जो है, इसकी जो सेक्शन है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इसकी जो सेक्शन अगर आपसे पूछे कि कौन सी सेक्शन में ये बताया गया तो ये सेक्शन 32 है। ठीक है, सेक्शन 32 बताता है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। ठीक है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आ जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 13 का वह है ऑप्शन ए, डेट इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो इनकंसिस्टेंसी कौन सा सेक्शन दर्शाता है? वो है सेक्शन 35। कौन सा सेक्शन डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल्स? बिल्स जो होते हैं उसके रिलेट कौन सा सेक्शन है? 36 है, 39 है, 41 है या 43 है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, डेट इज 43 जो सेक्शन डील करता है वो बिल्स के साथ रिलेट करता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी, अकॉर्डिंग टू 47 सेक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की वो बिजनेस करेंगी, ठीक है, कुछ भी काम करती हैं, तो वो कौन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं इंक्लूडेड है उसमें? कौन सी नहीं इंक्लूडेड है? तो आपको नॉट भी देखना है, नॉट कंडक्टेड। तो कश्मीरी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन कौन सी वाली है जो आइनॉस की गई है, डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसकी कंपोजिशन के लिए कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 12 है, 9 है, 14 है या फिर 20 है? तो कौन सी सेक्शन है? वो है सेक्शन 14 जो कि डील करती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसकी कंपोजिशन से। तो सेक्शन 14 डील करती है। ओके सो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी सेक्शन डील करती है विद द रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसकी कंपोजिशन के लिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कंपोजिशन के लिए सेक्शन 14 है। अगर हम बात करें सेक्शन 14 के, सेक्शन 14 के लिए एक और चीज़ बोली है कि दैट देयर शेल बी ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और उसके बाद जो है इसकी सब सेक्शन जो 2 है उसमें बोला गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और उसके बाद एक और चीज़ है, सब सेक्शन 3 में बोला गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल सीट्स है वो 107 है। तो 14 की सब सेक्शन 1, 2, 3 में ये सब चीज़ें बोली गई। आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसकी कंपोजिशन से कौन सी सेक्शन डील करती है, तो वो है ऑप्शन सी हमारा, डेट इज़ हमारी सेक्शन 14। जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस उसकी कंपोजिशन से डील करता है सेक्शन 14। नेक्स्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से किससे डील करती है? ड्यूरेशन से डील करती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वोटिंग से या उसके वैकेंसी एंड कॉरम से, या फिर राइट ऑफ मिनिस्ट्री एडवोकेट जनरल से, या ओथ एंड एफर्मेशन से। तो सेक्शन जो 25 है वो इनमें से किससे डील करती है? तो वो करती है हमारी वोटिंग इन असेंबली से, वोटिंग इन असेंबली टू एक्ट एंड विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कॉरम से। तो 25th सेक्शन है वो डील करती है वोटिंग इन असेंबली से, वोटिंग इन असेंबली से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 18।
क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। मैंने आपको अभी बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हेड की गई थी बाय रंजना प्रकाश देसाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की unless sooner dissolved shall continue for how many years from the date of appointment, यानी कि कितने सालों तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये काम करेगी, तो वो करेगी 5 सालों के लिए। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बहुत करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच पार्ट डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन सा पार्ट करता है, सेकंड करता है, थर्ड करता है, फोर्थ करता है या फिफ्थ करता है, तो कौन सा पार्ट डील करता है, तो वो करता है ऑप्शन डी हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेट करता है। पार्ट फिफ्थ ऑफ द पार्ट फिफ्थ ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कौन सी सेक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील करती है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ए है 46, 73, 102 या 71। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है 73 सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 73 सेक्शन से। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए हमारे यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगती है तो हमारा आर्टिकल होता है 356, 352 एंड 360। ठीक है ना, तो ये 3 आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऑर्डिनेंस पास करने की कौन से सब सेक्शन में है हमारे इंडियन जो हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। देखिए 73 अभी हमने पढ़ा, 73 किससे रिलेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर से जो है रिलेट करता है। तो हमारा जो 41 है, 41 जो है वो डील करता है फाइनेंशियल ईयर से। देन 49 जो है वो हमारा डील करता है अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो आर्टिकल जो हमारा 52 है, हमारा जो 52 आर्टिकल है वो डील करता है ऑर्डिनेंस पास करने के लिए ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 50 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ओके, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑन द डिफेक्शन इज एनश्राइंड इन विच सेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन, तो अगर हम देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारा कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द जो मेंबर्स होते हैं उनके खिलाफ होता है। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन के ऊपर। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से ईयर में आया था, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी और कौन से ईयर में इसको लाया गया था। ठीक है, चलो इसके बारे में करते हैं कि 16 आर्टिकल सेक्शन है, 18 है, 28 है या फिर 41 है। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, डेट इज 28 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर से रिलेट करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर से रिलेट करता है। जो हमारा 18 सेक्शन है, अब बात करते हैं 18 सेक्शन जो है वो किसकी बात करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है समन देगा असेंबली को, तो कितने टाइम के लिए देगा, 6 मंथ के लिए देगा। ठीक है, समन प्रोवाइड करता है, वो रिलेट करता है हमारे सेक्शन 18 से। सेक्शन 16 जो है वो क्वालिफिकेशन से कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, उसके बारे में डील करता है। एंड बोला गया है कि एज कितनी होनी चाहिए, तो नॉट लेस देन 25 एज जो है वो होनी चाहिए, नॉट लेस देन 25 ये जो है एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सेक्शन 41 जो है वो डील करता है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करता है, तो ये हमने ऊपर बता दिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी मिस्टेक हो गई है इस बार, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो डील करता है हाई कोर्ट से। तो इनमें से कौन सा पार्ट है वो
देखिए आपको पार्ट भी सारे याद रखना है, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में। तो आप क्या करिएगा, एक टेबल जैसा बनाइएगा, उसमें लिखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी, फिर उसके बाद सेक्शंस लिखिएगा एंड देन उसके बाद शेड्यूल का भी एक चार्ट बना के उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे ईजिली हमें याद रह जाता है कि कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल हैं एंड कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल हैं, तो उस तरीके से हमें याद होता है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में लिख लेते हैं, जैसे हमारा हाई कोर्ट का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस का जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा पार्ट है, पार्ट 10 है, पार्ट 9 है, पार्ट 8 है या फिर पार्ट 7 है, तो इसका जो पार्ट है वो है पार्ट 8। पार्ट 8 जो है वो डील करता है हमारे हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट से डील करता है पार्ट 8। तो अगर आपसे सेक्शन पूछे तो कौन सी सेक्शन है जो कि हाई कोर्ट से डील करती है, तो पार्ट 8 है, तो 75 से लेके 78 सेक्शन जो है वो डील करते हैं हमारे हाई कोर्ट से लेके। ओके, देयर शैल बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु शैल बी एडमिनिस्टर टू मिनिस्टर्स ओथ ऑफ सीक्रेसी, कौन करेगा ओथ, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर, कौन करता है ओथ मिनिस्टर्स की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की निगरानी में ओथ एंड अफर्मेशंस होगी हमारे मिनिस्टर्स की। नेक्स्ट है हमारा, तो हाँ, ओथ एंड एफर्मेशन से अगर आपसे शेड्यूल पूछे कि ओथ एंड एफर्मेशन जो है वो कौन से शेड्यूल में है, तो वो है 4th शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो शेड्यूल को भी इस तरीके से आपको याद रखना है। Who shall be responsible for communicating to the lieutenant governor all the decision of the council of ministers, जो भी लिए जाएंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिसीजन, कौन है जो कम्युनिकेट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर चीफ मिनिस्टर, तो वो करेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 20, 12, 14 या 16 पार्ट्स में, तो वो किया गया है, अभी मैंने आपको बताया, तो वो 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सी सेक्शन है डील करती है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप कौन से डील करते हैं, 16, 12, 14 या 20। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप मैंने अभी आपको बताया वो करती है हमारी 16 से, तो 15 किससे करती है, हमारी 15 करती है, मैंने अभी आपको बताया था वुमेन की रिप्रेजेंटेशन से, कि 2 वुमेन जो है वो गवर्नर जो है उसको नॉमिनेट करता है। जो हमारा 12 सेक्शन है, 12 सेक्शन करता है प्रोविजन ऑफ द सिटिंग मेंबर, प्रोविजन ऑफ द सिटिंग मेंबर से। जो 14 है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। एंड जो हमारा 20 सेक्शन है वो डील करता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से एक्ट में किया था, वो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड ये सब एक्ट जो है ये मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियो है हम लेके आए थे उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जितने भी है उसमें काफ़ी अच्छे से ये जो एक्ट है ये एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। ओके, वुमेन who among the, यहाँ पे who है, who among the following were the chief drafter of article 370, chief drafter of article 370 कौन है, बी आर अम्बेडकर, शेख अब्दुल्ला एंड गोपाला स्वामी अयंगर या हरि सिंह। तो चीफ ड्राफ्टर कौन है, तो वो है हमारे एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये थे चीफ ड्राफ्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिकल 370 था उसके। अभी हम ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अमेंडमेंट आई थी, ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया था। तो ये फोर्स कब हुआ था, 7 जनवरी 2021 में। और इसको प्रेसिडेंट ने कब प्रेजेंट किया था, जब प्रेसिडेंट ने इसको प्रेजेंट किया था तभी इसका एनफोर्समेंट ईयर ही माना जाता है, एनफोर्समेंट डेट ही मानी जाती है। तो प्रेसिडेंट ने इसी टाइम पे इस एक्ट को लाया था। इसको राज्यसभा में जो ऑर्डिनेंस एक्ट आया था 2021 का ऑर्डिनेंस एक्ट, तो इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस भी Feb 4, 2021 में ही किया था।
ओके। पास भी 8 फेब में हुआ था एंड लोकसभा में 13 फेब को ये ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये पास किया गया था बाय लोकसभा। अब जो ये एक्ट है, जो ये एक्ट लाया गया था, ये कौन सी सेक्शन के लिए लाया था? ऑर्डिनेंस एक्ट ये सेक्शन 13 और हमारी सेक्शन 88 के लिए। सेक्शन 13 जो है वो आर्टिकल 239A के रिलेटेड थी एंड सेक्शन 88 जो अगमुत जो है अगमुत उसके रिलेटेड था। अगमुत क्या है? अगमुत है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी। तो ये है अगमुत। इसमें क्या था? इसमें जितने भी आईएएस ऑफिसर्स थे कैडरे में जम्मू एंड कश्मीर के, वो अगमुत का पार्ट बन सकते हैं, तो वो अगमुत के रिलेटेड था। ठीक है, तो सेक्शन 13 जो है उसमें क्या बताया गया था कि जो 239A में एप्लीकेबल हैं जो यूटी ऑफ जम्मू एंड पुडुचेरी के, वो सारे जो कानून है या प्रोविजंस है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन जो हमारा ऑर्डिनेंस एक्ट आया था 2021 में। तो आप लोगों ने एक कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ बतानी है। आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि जो हमारा डोमिसाइल एक्ट आया था वो कब आया था। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इसकी जो तारीख है ये हमारे केएस का जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर उसमें पूछा गया था कि डोमिसाइल कब जो है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आया था। तो आपने ये बताना है। सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस एंड इससे रिलेटेड काफ़ी और एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए कैसे बताएगा कैसा लगा आपको लेक्चर। एंड आपके कमेंट्स देख के ही मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।